हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस की सीरीज़ में आज अपना दूसरा लेक्चर लेकर के। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था कैपेसिटी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, हमने पढ़ लिया उसके इसेंशियल और वैलिड जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, जो वैलिड पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आ सकता है, वो डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटेंसीज टू कॉन्ट्रैक्ट, या हम बोल सकते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए क्या जो कॉम्पिटेंसी जो हैं वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में होनी चाहिए, या किस कैपेसिटी से कोई भी पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो जैसा कि हमने जो सेक्शन 10 में एक डेफिनेशन आता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, या जो वैलिड उसके कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कशन आता है, वो एक बार फिर से मैं रिव्यू करना चाहूँगा और उसमें आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटेंसीज टू कॉन्ट्रैक्ट का उसमें कितना इंपॉर्टेंस बताई गई है। जो सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो क्या कहता है? ऑल एग्रीमेंट्स एंड आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressed declared to be void। कि वो सारे एग्रीमेंट, हम उन एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट तब बोल सकते हैं अगर वो एग्रीमेंट जो है एक फ्री कंसेंट के हिसाब से बना हो, फ्री कंसेंट से अपनी इच्छा से बना हो, और जिसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, पार्टी ए, पार्टी बी या मल्टीपल पार्टीज हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं या कोई भी दूसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं, वो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब उनकी कैपेसिटी हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, आज डिटेल में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही बोला गया था कि जो कंसिडरेशन होगी एग्रीमेंट में डिस्कस की गई, वो एक लॉफुल होनी चाहिए, कानून की नज़र में एनफोर्सेबल बाय लॉ होनी चाहिए, और जो भी काम उसमें करने को बोला जाएगा, ऑफर और एक्सेप्टेंस जो होगी ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसी के साथ जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि वाइड डिक्लेयर हो कानून के द्वारा, तब जाकर के वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएं, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर एग्रीमेंट होता है। तो अब बात करते हैं कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन लोग होते हैं, या किनको हम जो है वो कब बोलेंगे कि द पर्टिकुलर पर्सन इज हैविंग द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये आदमी जो है या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। तो वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। जो सेक्शन 11 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, उसमें कॉम्पिटेंसी बताई गई है कि हु इज मेजर बाय एज। 3 कॉम्पिटेंसीज बताई गई है। सबसे पहली है हु इज द मेजर बाय एज, जो पर्सन एज में मेजर है, ठीक है। अब ये मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है, किसको मेजर माइनर बोलेंगे, क्या इफेक्ट्स होंगे इसके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से, वो सारा आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में अगली स्लाइड्स में। दूसरी जो कॉम्पिटेंसी बताई गई है दैट इज हु इज ऑफ साउंड माइंड, कि जो भी व्यक्ति जो है वो एक साउंड माइंड का हो, जिसकी मानसिक स्थिति जो है वो सही हो, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। और तीसरी यहाँ पे कैपेसिटी जो डिस्कस की गई है सेक्शन 11 में, दैट इज हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ, कि जिसको किसी दूसरे कानून, जो कि भारतीय जो कानून दंड संहिता है या कानूनी जो कार्रवाई होती है, या जो भी जितने कानून हैं उनके अंडर किसी भी कानून के द्वारा किसी आदमी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से। अब ये डिस्क्वालीफाइड पर्सन कौन कौन से होते हैं वो भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। सबसे पहले शुरू करते हैं मेजर वाले से। अब मेजर क्या होता है, किसको हम मेजर बोलते हैं? जैसा कि हम सबको मालूम है, और जिसको मालूम नहीं है वो जान ले कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन जो 18 साल की एज कंप्लीट कर चुका है अपनी, और उसका 19th ईयर जो है वो रनिंग है, उसको हम मेजर कहेंगे। और जिसने 18 साल जो है वो कंप्लीट नहीं की है, उसको हम जो है वो माइनर पर्सन बोलेंगे, जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं की है। अच्छा, कानूनी तौर पे ये लोग जो 18 साल से ऊपर होते हैं वो किसी भी एग्रीमेंट में एंटर हो सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बना सकते हैं, लेकिन जिनकी 18 साल से कम उम्र होती है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, यानी कि एग्रीमेंट भी नहीं बना सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बन पाएगा। लेकिन एक स्पेशल काइंड हमारे पास एक सिचुएशन आती है जिसमें कोई गार्डियन किसी का बनना चाहता है। अगर जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का गार्डियन बनना है, किसी को अडॉप्ट करना है, तो उस केस में जो मेजॉरिटी ऑफ एज है वो 18 नहीं मानी जाएगी।
मतलब हम बोलते हैं कि 18 साल का होने पर व्यक्ति को सारे अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन अगर किसी को किसी का गार्डियन बनना है उस केस में एज जो है वो 21 साल होनी जरूर चाहिए। या फिर जो माइनर है उसकी प्रॉपर्टी का सुपरिटेंडेंट बनना है या उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करनी है, ठीक है, गार्डियन नहीं बनना है लेकिन सुपरिटेंडेंसी में रहेगा उसकी, तो उस केस में भी एज जो है वो 21 एज कंप्लीट होना जरूरी है, तभी गार्डियन जो है वो बन सकता है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई माइनर जो पर्सन है, 18 साल से कम उम्र का जो पर्सन है, वो कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी के साथ कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलूंगा, एग्रीमेंट अगर कर लेता है, तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ माइनर पर्सन इफ ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? तो सबसे पहले जो इफेक्ट आता है माइनर के साथ एग्रीमेंट करने का, वो आता है एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वाइड एब इनिशियो। अब वाइड एब इनिशियो क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वाइड एब इनिशियो का मतलब है कि जो भी एग्रीमेंट एक माइनर पर्सन जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसके साथ किया जाता है, वो वाइड एब इनिशियो जब इनिशिएट होता है, शुरुआत से ही उसको हम जो है वो वाइड मानेंगे। वैलिड होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वाइड होता है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो कानून की नजर में वो एग्रीमेंट गलत हो जाता है, तो वो शुरुआत से ही उसको बिगिनिंग से ही हम वाइड मानेंगे। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस हैं इस रूल के। कुछ रूल्स ऐसे हैं जिन केसेस में जो माइनर के साथ होने वाला एग्रीमेंट है उसको हम वाइड नहीं मानते हैं, उसको वैलिड माना जाता है कुछ हद तक। कैसे? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ माइनर विद इन द स्कोप ऑफ गार्डियंस अथॉरिटी। अगर किसी बच्चे को, जैसे मान लीजिए स्कूल में एडमिशन मिलता है, तो एडमिशन जब मिलता है तो बच्चे का नाम एंटर होता है, मतलब वो स्कूल जो है वो एंट्री कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में बच्चे के साथ। लेकिन उस बच्चे के नाम के साथ उसके गार्डियन, उसके पेरेंट्स भी जाते हैं, और वो पेरेंट्स जो हैं उस बच्चे के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, एग्रीमेंट में एंटर होते हैं, ठीक है। तो उस केस में जब जो गार्डियन अवेलेबल है माइनर के साथ, माइनर का जो देख रेख है कोई गार्डियन या पेरेंट कर रहे हैं, तो उस केस में जो है माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंट्री की जा सकती है, एग्रीमेंट बनाया जा सकता है, लेकिन जो गार्डियन होगा वो उसकी सारी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब गार्डियन कॉम्पिटेंट होता है एग्रीमेंट करने के लिए, ठीक है, कि गार्डियन 21 साल से ज्यादा उम्र का है, उस केस में भी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एग्रीमेंट किया जा सकता है। या फिर इन केस कि माइनर के साथ एग्रीमेंट किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, अगर उस एग्रीमेंट करने से जो है वो उस माइनर को फायदा हो रहा है, तो वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर माइनर को नुकसान होता है तो वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा। उस केस के लिए जो है माइनर अपने सारे राइट्स जो है वो ले सकता है, उसको जो है अगेंस्ट जो है प्ली कर सकता है, लेकिन माइनर के सामने अगेंस्ट आप कोई भी एस्टॉपल नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा इफेक्ट क्या होता है माइनर के साथ एग्रीमेंट करने से? नो रेटिफिकेशन। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी माइनर के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लिया है और माइनर जो है वो मेजर हो जाता है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस एग्रीमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करूँ, कुछ अमेंडमेंट करूँ, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट आपने तब किया था जब वो माइनर की कैपेसिटी में था पर्सन, अब वो मेजर हो चुका है, इसलिए आपके सारे राइट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, आप नहीं कर सकते मॉडिफिकेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलोगे कि हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एग्रीमेंट किया था जब ये माइनर था, तो उस केस में वो माइनर होता है और वाइड इनिशियल होता है एग्रीमेंट, तो आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तीसरा आता है यहाँ पे नो एस्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर व्हाइल अ माइनर इज अलाउड टू रिटेन हिज माइनॉरिटी, कि किसी भी माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट जो है वाइड होता है, इसलिए अगर मान लो कल को माइनर अपनी बात से मुकर जाता है तो आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हो। हालांकि अगर मान लो उस माइनर के साथ कोई ज्यादती होती है, माइनर का घाटा होता है, वो आपके अगेंस्ट जो है कार्रवाई कर सकता है, अपनी प्ली कर सकता है और वो फायदा ले सकता है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद बात आती है, एक और इफेक्ट आता है, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। माइनर जो है किसी भी एग्रीमेंट में बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन माइनर बाध्य नहीं है किसी भी एग्रीमेंट के अगेंस्ट जो है किसी आदमी के लिए कोई काम करने के लिए। इसके बाद एक और इफेक्ट आता है, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ माइनर एक्सेप्ट when the contract is being entered into the guardian or parents of a minor। ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ माइनर, कि जब मान लीजिए कोई गार्डियन या पेरेंट जो है माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस केस में जो है वो माइनर के
साथ जो है या माइनर के लिए परफॉर्मेंस नहीं होती है उस एग्रीमेंट की, उसके पेरेंट्स के लिए परफॉर्मेंस जो है बन जाती है। मतलब आपको जो भी कार्यवाही फिर करनी है वो आप उसके पेरेंट्स के अगेंस्ट करेंगे या उससे कुछ भी डिस्कस करेंगे या उनसे कुछ भी आप जो है उनके अगेंस्ट जाएंगे, कुछ लीगल एक्शन लेंगे, तो गार्डियन और पेरेंट जो है वो उसमें जो मेन रोल में आ जाते हैं, माइनर नहीं आता है। फिर भी कैन नॉट बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, एक माइनर जो है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता है, हेंस उसके साथ किया गया एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, एक माइनर को आप इंसॉल्वेंट नहीं घोषित कर सकते। क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंट घोषित करने के लिए उसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ होना चाहिए या एग्रीमेंट हुआ होना चाहिए, और जब माइनर एक एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता है तो उसको इंसॉल्वेंट कैसे किया जा सकता है। कैन बी एन एजेंट, एक जो माइनर है वो एक एजेंट हो सकता है किसी का। क्यों? क्योंकि एजेंट जो होता है वो किसी प्रिंसिपल पार्टी का होता है, जिसमें एक पार्टी अथॉरिटी होती है जिसको प्रिंसिपल पार्टी बोला जाता है। उस केस में माइनर किसी प्रिंसिपल पार्टी का एजेंट हो सकता है। इसके बाद बात आती है इज लायबल फॉर टॉर्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड होता है, वॉइड इनिशियो होता है, तो उस हिसाब से तो माइनर के पास बहुत सारे राइट्स हैं, वो तो कुछ गलत भी कर देगा तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी, तो उसको अगेंस्ट हम केस नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर माइनर कोई टॉर्ट्स में इन्वॉल्व होता है, टॉर्ट्स का मतलब है मिसलीड करना, धोखा देना, झूठ बोलना, कोई गलत काम करना, इस तरह से एक्टिविटीज जो है वो टॉर्ट्स में आती हैं। तो अगर मान लीजिए कोई माइनर इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, उसके लिए माइनर जो है उसको सजा मिलेगी, वो सजा का हकदार होता है। लेकिन जब वो एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर लेता है उसके बाद पूरी की पूरी सजा उस पर लागू होती है। जैसे कि आपने बहुत सारे केसेस में देखा होता है, रेप केसेस होते हैं जिनमें माइनर लोग इन्वॉल्व होते हैं, माइनर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं उन केसेस में, तो उनको सजा मिलती है, लेकिन आफ्टर द एज अटेनिंग द एज ऑफ 18। इसके बाद बात आती है एक और इफेक्ट क्या है माइनर के साथ एग्रीमेंट करने का। कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट्स और गार्डियन नॉट इवन फॉर हिज नेसेसरीज, वो माइनर जो है अपने पेरेंट्स या गार्डियंस को जो है बाइंड नहीं कर सकता कि उसको हर चीज जो है उपलब्ध करवाई जाए, या कोई भी चीज जो है वो मतलब उनसे जबरदस्ती ले, कोई एनफोर्समेंट नहीं कर सकता है। कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर, एक माइनर कभी भी किसी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं हो सकता है। इसके अलावा गारंटी श्योरिटी फॉर अ माइनर इज वैलिड गारंटी, अगर मान लीजिए आप किसी माइनर के लिए गारंटर का काम कर रहे हैं या श्योरिटी का काम कर रहे हैं, तो उस केस में वो एग्रीमेंट जो है वैलिड माना जाएगा, और जो गारंटी ले रहा है, गारंटर बन रहा है या श्योरिटी बन रहा है, उसको वो पूरी तरह से बाध्य है सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए या माइनर के बिहाफ पे सारी ओमिशंस को रेक्टिफाई करने के लिए। इन ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट मेजर इज अ लायबल, अगर मान लीजिए, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट जो है एस्टेब्लिश किया जा सकता है माइनर के साथ, कि जहाँ पे एक पार्टी मेजर हो और उसके साथ जो है वो एक माइनर हो। हाँ, ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन उस केसेस में भी माइनर के साथ आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। अगर मान लो कल को मिसलीड होता है, कल को कुछ अप्रिय घटना होती है, उस केस में पूरी की पूरी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मेजर पार्टी की आ जाती है जो ज्वाइंटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई थी, एग्रीमेंट में एंटर हुई थी माइनर के साथ। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, एक क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम दे रखी है जिसके अंडर जो है कोई भी नेसेसरी, अगर हम एजुकेशन की बात करें, फूड की बात करें, शेल्टर्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, उन सारी की सारी सुविधाओं पे जो है माइनर का राइट होता है, वो ले सकता है बिना किसी अनुमति के, परमिशन के, उसके पास राइट है, भले ही वो एज ऑफ 18 को अटेन किया है या नहीं किया है। अब इसमें दूसरा जो पार्ट आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में, कि दूसरा जो पर्सन हमने डिस्कस किया था, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है वो व्यक्ति कभी भी एग्रीमेंट नहीं बना सकता या उसकी कैपेसिटी नहीं होती है एग्रीमेंट में एंटर होने की। अभी अनसाउंड माइंड क्या होता है वो समझ लीजिए, और साउंड माइंड भी इसी में आपको समझने को मिल जाएगा। सेक्शन 12 है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो क्या बोलता है, ये पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इफ, कि कोई भी व्यक्ति साउंड माइंड का मतलब अच्छी मानसिक स्थिति का तब माना जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है या उस समय जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, एग्रीमेंट में एंटर हो रहा है, ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, उसको समझ में आ जाए कि उसके साथ क्या किया जा रहा है या क्या होने वाला है या वो किस चीज पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड
ऑफ फॉर्मिंग जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, कि उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने से उसके ऊपर क्या क्या जो है इफेक्ट होंगे, क्या परिणाम होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के, वो उसकी समझ में अगर आ रहा है और उसको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट कब किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, किस पर्पज से कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, या उस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले फायदे या नुकसान क्या हैं, अगर कोई व्यक्ति जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है उस समय इन सारी चीजों को समझ रहा है तो वो पर्सन जो है वो साउंड माइंड का माना जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझ पा रहा है, ये चीजें उसको समझ नहीं आ रही हैं, तो वो अनसाउंड माइंड का माना जाएगा। इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस बोली गई हैं इसमें। ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जब किसी की मानसिक स्थिति हो सकता है किसी टाइम पे सही हो, किसी टाइम पे नहीं हो सही। जैसे कोई शराबी है, उसने शराब पी है, उस समय में उसका मानसिक संतुलन सही नहीं हो सकता है, तो उस समय वो अनसाउंड माइंड का होता है। लेकिन जब शराब का नशा उतरता है तब वो साउंड माइंड का हो जाता है। तो क्या वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, एग्रीमेंट बना सकता है? तो इस परिस्थिति को बताया गया है, ये पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, कि एक व्यक्ति जो ज्यादातर समय अनसाउंड माइंड का होता है, ज्यादा समय उस 24 घंटे में से अधिकतर समय उसकी मानसिक स्थिति खराब रहती है, परंतु कुछ समय जो है उसकी मानसिक स्थिति सही होती है, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो जब वो मानसिक स्थिति उसकी सही होगी, ठीक है, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। यहाँ पे बात कही गई है कि अगर मान लीजिए ज्यादा 24 घंटे में से ज्यादा समय किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब रहती है, तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। अगर एंटर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। लेकिन जब थोड़ा सा समय ही, भले 1 घंटा 2 घंटे 10 मिनट उसकी मानसिक स्थिति सही है, उस समय किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा। अब इससे उल्टा परिस्थिति आती है, ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादातर समय जो है वो सही उसकी मानसिक स्थिति रहती है, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, बट कभी कभार जो है उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 1 महीने में 1 आध या 2 बार ड्रंक करता है, तो उस समय वो अनसाउंड माइंड का होता है, उस समय किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा। लेकिन अधिकतर समय जब वो सही मानसिक स्थिति में रहता है, उस समय किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साउंड माइंड के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और वो वैलिड माना जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि जो इसके टेस्ट है कैसे किए जाएंगे। 3 परिस्थितियां जो है सेक्शन 12 हमारे साथ बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। 3 परिस्थितियां की पहली बात ये है कि भैया आपने साउंड माइंड बताया, अनसाउंड माइंड बताया, तो टेस्ट ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड कैसे मानी जाएगी? कैसे पता लगेगा कि उसका माइंड साउंड है, उसकी मानसिक स्थिति सही है, ये कैसे पता लगाया जाएगा? उसके लिए 2 कंडीशन है हमारे पास। पहली, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर व्यक्ति के सामने हम उस कॉन्ट्रैक्ट जो बनाने जा रहे हैं उसकी टर्म एंड कंडीशन को पढ़ते हैं और वो उसको सही तरीके से समझ आ रही है, तो वो साउंड माना जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति सही मानी जाएगी। दूसरी, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर उसको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके परिणाम, उसके रिजल्ट, उससे होने वाले इफेक्ट समझ आ रहे हैं, उसको पता है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या होगा, तब भी वो व्यक्ति जो है वो साउंड माइंड का माना जाएगा, अच्छी मानसिक स्थिति का माना जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बोली गई है इसमें, दूसरा पॉइंट, ए पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, कि अनसाउंड माइंड जो कभी कभार जो है जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, जैसे किसी को कोई दौरा पड़ता है तब वो अनसाउंड माइंड का होता है, किसी ने शराब पी रखी है तब वो अनसाउंड माइंड का है, किसी को कोई अटैक आता है तब वो अनसाउंड माइंड का है, उस स्थिति में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन जब भी वो उस परिस्थिति से बाहर आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य है, यूजुअली अनसाउंड माइंड। दूसरी पर एक तीसरा इसमें पॉइंट आता है, यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, जो ज्यादातर समय जो है वो सही अवस्था में रहता है और कम समय जो है उसकी मानसिक स्थिति खराब रहती है। उस कंडीशन में जब वो मानसिक स्थिति उसकी खराब होगी तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जब मानसिक स्थिति बिल्कुल सही होगी तब कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए क्या इफेक्ट होंगे अगर एक अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लिया जाता है, क्या इम्पैक्ट होंगे उसके, कि किसी की मानसिक स्थिति नहीं थी फिर भी उसके साथ जो है एग्रीमेंट बनाया गया, उसके क्या इफेक्ट होंगे? सबसे पहली बात, कानून की नज़र में वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ माना जाएगा, जिसको कानूनी नज़र में गलत करार दिया जाएगा। दूसरा, लायबल फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू देम और टू देयर फैमिलीज, कि अब भले ही कोई व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति खराब है, कोई पागल है, कोई शराबी है, तो
तो दुनिया बोलती है कि ये शराबी है, पागल है, इसको कुछ मत दो। ऐसा नहीं है। कानून की नज़र में वो उस पर्टिकुलर नेशन का व्यक्ति है, इसलिए सरकार के द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाएं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो शेल्टर हो, चाहे वो जो आपकी जो है हॉस्पिटल की सर्विसेज रहती हैं, मेडिसिन रहती हैं, उन सारी सर्विसेज के ऊपर उसका बराबर अधिकार रहता है। इसके बाद एन अनसाउंड माइंड पर्सन लिंक्ड माइनर डज नॉट इनकर एनी पर्सनल लायबिलिटी। कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा अनसाउंड जो पर्सन है, ठीक है, लाइक माइनर, जो कोई माइनर है उसी की तरह, जैसे एक माइनर होता है उसी तरह से एक अनसाउंड माइंड जिसकी मानसिक स्थिति नहीं सही नहीं है, उस व्यक्ति की भी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है। उस व्यक्ति के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है कभी भी वो लायबल नहीं होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद क्या बोला गया है, अब बात आती है कि जो अनसाउंड पर्सन है, अनसाउंड माइंड वाले पर्सन है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं अनसाउंड माइंड वाला पर्सन जिसकी मानसिक स्थिति नहीं है, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कानून की नज़र में अनसाउंड माइंड वाले पर्सन माने गए हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति है वो एन एग्रीमेंट विद एन ल्यूनेटिक और इंसेने पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई दौरा पड़ता है, जिसका मानसिक स्थिति खराब रहती है, जो कभी किसी अटैक में होता है, कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट है उसके माइंड में कुछ देर के लिए जो रहता है, ठीक है, जैसे आपने गजनी मूवी देखी होगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता था, वो ऐसा व्यक्ति जो है लूनेटिक माना जाएगा और उसके साथ किया गया एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। दूसरा एन इडियट पर्सन, ऐसा जो मूर्ख व्यक्ति होगा, जिसको कुछ समझ नहीं आता होगा, जिसको कुछ भी आप बताएं उसको उल्टा ही समझ आता है या बिल्कुल समझ नहीं आता है, उसको हम इडियट बोलते हैं, मूर्ख व्यक्ति उसको बोलते हैं। उस व्यक्ति को, या जिसका मेंटल मैच्योरिटी जो है उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एज पर उसकी एज होनी चाहिए। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बॉडी जो है वो फिजिक जो है या एज जो है वो 30 साल का है, लेकिन माइंड जो है वो अंडर डेवलप्ड है और 10 साल के बच्चे की तरह है, तो उसको हम इडियट बोलेंगे। और वो व्यक्ति भी जो एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, अगर किया जाता है एग्रीमेंट उसके साथ तो वो वॉइड माना जाएगा। एक और व्यक्ति बोला गया है इसमें ड्रंक यार्ड, ऐसा जो शराबी है, जो शराब पी के रहता है या ज़्यादातर समय शराब के नशे में रहता है या कुछ समय जो है शराब के नशे में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ किया गया एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाएगा जब वो जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होगी। इसके बाद पर्सन हु इज हिप्नोटाइज्ड, ऐसा व्यक्ति जिसका ऊपर वशीकरण किया गया है, जिसको हिप्नोटाइज किया गया है किसी एक्टिविटी के द्वारा, किसी थेरेपी के द्वारा, उस व्यक्ति को भी हम अनसाउंड माइंड वाला पर्सन मानेंगे जब वो हिप्नोटाइज होगा उस समय। और एक और बोला गया है पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिके, ऐसा व्यक्ति जो किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से उसके दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया है या काम नहीं कर रहा है या काफ़ी समय काम नहीं करता है, उस पर्सन को भी अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो बताया गया है कानून की नज़र में। अब इसमें तीसरा जो डिस्क्वालिफिकेशन आती है, जो कैपेसिटी आती है, माफ़ कीजिएगा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, तीसरी कैपेसिटी है पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ, कि ऐसे व्यक्ति जो कानून ने जिनको बोला है कि इन व्यक्तियों के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा, कुछ एक व्यक्ति हैं, वो कौन कौन से हैं। जो कानून हमें बोलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है कि ऐसे पर्सन दोज हु आर डिक्लेयर्ड एज डिस्क्वालिफाइड पर्सन बाय एनी लॉ ऑफ द इंडियन कोर्ट, उस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाएगा वो वॉइड माना जाएगा या उसके साथ किया गया एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट तो खैर बनेगा ही नहीं वो। अब वो कौन कौन से पर्सन हो सकते हैं। सबसे पहला इस कैटेगरी में पर्सन आता है एलियन एनिमी। अब ये एलियन एनिमी क्या होता है समझ लीजिए। एलियन एनिमी एक ऐसा पर्सन होता है हु इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ऐसा व्यक्ति जो भारत का आदमी नहीं है, भारत से बाहर का आदमी है, उसको एलियन एनिमी बोला गया है, ठीक है, सॉरी, उसको जो है वो एलियन पर्सन बोला गया है। अब ये एलियन पर्सन एलियन एनिमी भी हो सकता है, एलियन फ्रेंड भी हो सकता है। ऐसे राष्ट्र का व्यक्ति भी हो सकता है जिसके साथ हमारे मित्रता संबंध अच्छे हैं, उसको एलियन फ्रेंड बोला जाएगा, और जिसके साथ मित्रता संबंध अच्छे नहीं है उसको एलियन एनिमी बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर तो वो एलियन एनिमी है तो उसके साथ जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एनिमी के केस में, तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहला, अगर मान लीजिए एलियन एनिमी के साथ कोई बार चला हुआ है हमारा, तो बार के समय में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए बार नहीं है, बार के बाद की स्थिति है या बार से पहले की, युद्ध से पहले की या युद्ध से बाद की स्थिति है, तो उस केस में
जो कॉन्ट्रैक्ट है या तो पोस्टपोन किए जा सकते हैं या डिसॉल्व खत्म किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दूंगा एलियन एनिमी का पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के साथ जब हमारा मतभेद स्टार्ट होता है, लड़ाई शुरू होती है या कोई जंग छिड़ती है, कोई छोटे मोटे मतलब हमले होते हैं, उस केस में क्या होता है कि जो एलियन एनिमी है हमारा यानी कि पाकिस्तान है, हमारे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट में वो खत्म हो जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन बनती है। लेकिन जब वो सिचुएशन सही होती है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, दोबारा से अपने उसी स्थिति में आ जाते हैं या खत्म हो जाते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा जो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, दैट इज फॉरेन सॉवरन, देयर डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड एक्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट्स, कि जो भी बाहरी स्टेट्स के, बाहरी कंट्रीज के जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, फॉरेन सॉवरन्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका स्टाफ है, उनके साथ कोई भी भारत का व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कर सकते हैं तो केवल सरकार कर सकती है, भारत सरकार कर सकती है, लेकिन आम आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। इसके बाद बात कही गई है कॉर्पोरेशंस कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी। ऐसी कॉर्पोरेशंस जैसे कंपनी होती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, या कोई इंडिविजुअल जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन की कैपेसिटी पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनको भी जो है वो हम वॉइड मानते हैं। इसके बाद बात आती है इंसॉल्वेंट पर्सन की। इंसॉल्वेंट पर्सन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका सब कुछ छिन चुका है, जो दिवालिया हो चुका है, उसके पास कुछ अपनी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बची हुई है, बाकी सरकार ने उसको जो है वो दिवालिया घोषित किया हुआ है, इंसॉल्वेंट घोषित किया हुआ है। इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता, अगर किया जाता है तो वो वॉइड माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात लास्ट में, कन्विक्टेड पर्सन ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, कि ऐसा व्यक्ति जो इम्प्रिजनमेंट में चला हुआ है, कन्विक्ट है, किसी केस का दोषारोपी है और वो जेल में है, तो जिस समय तक वो जेल में होता है, उस समय वो किसी भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता है किसी के भी व्यक्ति के साथ। अगर होता है तो वो एग्रीमेंट वाइड माना जाएगा, कानूनी नज़र में गलत माना जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वारी होती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।